भाई हरियाणा लोकसभा चुनाव की खबर हम आपको दिन भर दिखाते रहते हैं और हमने आपको विश्लेषण भी दिखाए हैं, लेकिन करनाल लोकसभा का चुनाव कहां चल रहा है, किस स्थिति में है। आज 8 दिन बचे हैं पोलिंग होने में और एक बार फिर हम विश्लेषण पे बैठ गए हैं और आज फिर वही पुरानी टीम है। सुधीर जाखड़ जी है मेरे साथ, संजय शर्मा जी हैं। दोनों से ये बात करेंगे कि 8 दिन में क्या कुछ होने वाला है और कहां चुनाव जा रहा है। पिछले 3 से 4 दिन पहले हमने बातें करी थी, तब कुछ और माहौल था और अब कुछ और माहौल है। सुधीर जी, क्या लगता है आपको, 8 दिन बचे हैं, माहौल कहां जा रहा है? देखिए 8 दिन भी क्या कहें, तो 1 हफ्ता ही मुश्किल से बचा है। और जो आज से 2-3 दिन पहले जो स्थितियां थी चुनाव की, जिसमें मेरा जो मानना था, मेरा विश्लेषण जो कहता है कि मनोहर लाल खट्टर उस समय सेफ जोन में थे। सेफ जोन और डार्क जोन यानी रेड जोन, सेफ जोन और रेड जोन के बीच में आता है ऑरेंज जोन, ऑरेंज अलर्ट, जैसे मौसम विभाग ऑरेंज, हाँ येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट। अब जो है मनोहर लाल खट्टर येलो अलर्ट में आ गए हैं, मतलब सेफ जोन में इतने नहीं बचे हैं। चिंता की जरूरत है उनको। इसका एक सीधा सा कारण, हाँ स्वाभाविक तौर पे उनको चिंता है भी, पूरी बीजेपी को भी इस बात की चिंता है कि मनोहर लाल खट्टर जी का जो पहले जो चुनाव था, अब वो कांटे की टक्कर में बदल गया। और कांटे की टक्कर त्रिकोणीय अभी भी बनी हुई है। जिस तरीके से हम ये कह रहे थे कि देखते हैं आगे आगे क्या होता है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस अभी तक नहीं हुआ है, या बीजेपी वर्सेस वीरेंद्र मराठा अभी तक नहीं हुआ। अभी भी त्रिकोणीय पेच फंसा हुआ है, जिसमें रोचकता, जिसकी वजह से इस चुनाव की करनाल लोकसभा में रोचकता बनी हुई है। दरअसल बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर हैं, कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा हैं और एनसीपी और इनेलो के मराठा वीरेंद्र वर्मा। अब जिस तरीके से कल मराठा वीरेंद्र वर्मा ने रोड शो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उस तरीके से उनके जो समर्थक हैं, एनसीपी और आईएनएलडी पार्टी के जो वोटर हैं, उनमें कहीं ना कहीं उत्तेजना महसूस की जा रही है। एक तो था उत्साह के साथ, तो उन्होंने रोड शो के बाद, हाँ उत्साह के बाद तो उन्होंने रोड शो निकाला ही है। उत्तेजना मतलब अग्रेशन देखने में मिल रहा है, मराठा वीरेंद्र वर्मा के कार्यकर्ताओं में अग्रेशन देखने को मिल रहा है। उधर दिव्यांशु बुद्धि राजा, जिनका कह रहे थे चुनाव चल नहीं रहा है, आज जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शायद 2 रैलियां इसराना और मतलोडा में की हैं। इसराना और बड़ा में नहीं, इसराना और संघ विधानसभा में, मतलोडा में भी की है। विधानसभा की बात कर रहा हूँ, इसराना विधानसभा कह लो, हाँ असंध विधानसभा कह लो। और वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर भी अपने अब गति दे रहे हैं। फिलहाल वो सेफ जोन में, तो उनका चुनाव प्रचार उनका ही चल रहा था और किसी का तो चल नहीं रहा था। अब वो साधारण लोगों से भी संवाद स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं, यानी कि फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल, संजय शर्मा जी के पास चलते हैं। इनका भी काफी कुछ एक्सपीरियंस है। पहले आपने बताया था कि मनोहर खट्टर जी आगे चल रहे हैं, जैसा अभी सुधीर भाई ने बताया कि सेफ जोन से बाहर आ गए हैं, उनको चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। 8 दिन बचे हैं। आपको क्या लगता है, ज्यादा चिंता किसको करनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो मनोहर लाल खट्टर जी आज भी सेफ जोन में बने हुए हैं। अब पिछले सप्ताह के मुकाबले यदि हम आज की बात करें तो एनसीपी प्लस आईएनएलडी के जो कैंडिडेट हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा, उन्होंने प्रचार प्रसार में तेजी पकड़ी है। यदि कांग्रेस की बात करें तो वो पिछले सप्ताह के मुकाबले पिछड़े हैं। कौन पिछड़े हैं? दिव्यांशु बुद्धि राजा। ओके। हालांकि उनके समर्थक जो दावा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस दावे पर वो टिके हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर आज भी सेफ जोन में हैं, लेकिन अच्छी बात यह है इस चुनाव के लिए कि जो चुनाव पिछले सप्ताह तक दिखाई नहीं दे रहा था, अब वो मराठा वीरेंद्र वर्मा कम से कम कांग्रेस को फाइट देते हुए कांग्रेस से एक पायदान आगे खड़े हैं। ये बीजेपी के लिए भी चिंताजनक है और कांग्रेस के लिए भी चिंताजनक है। मैं लगातार कह रहा हूं कि 2 धारी तलवार, जाखड़ जी आपको याद होगा, आपके भी ये सेम शब्द थे कि वीरेंद्र मराठा वर्मा दोनों ही दलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भीतरी घात, मैं समझता हूं कि ये जो सप्ताह है दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए संभलने का, पूरी विश्वसनीय टीम के साथ चुनावी मैदान में डटे रहने का, क्योंकि कांग्रेस के भीतर अब मुझे विश्वासघात होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पिता पुत्र
अभी भी दिव्यांशु बुद्धि राजा के चुनाव प्रचार प्रसार से दूरी बनाए हुए हैं, वो सोनीपत में डटे हुए हैं। हाँ, इसका मैं आपको बताता हूँ संजय जी। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 रैलियां करी हैं और 2 उनकी बाकी हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। काफी अच्छी खासी थोड़ी यहाँ पे भीड़ देखी गई है। पिछले सप्ताह भी हमने बड़ा क्लियर कट कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं, हो सकता है उनके प्रशंसकों को, उनके चाहने वालों को, उनके समर्थकों को बुरा लगे, पर यह कटु सत्य है कि करनाल जिले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना दबदबा, इतना वर्चस्व नहीं है। वो आए, दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, वो आएंगे, पर एक बात हमें बिल्कुल धरातल पर देखनी होगी कि अन्य जिलों में, अन्य लोकसभाओं में भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का जो दबदबा, जो वर्चस्व है, वो करनाल जिले में नहीं है, करनाल लोकसभा में नहीं है। वो 4 रैलियां कर लें, चाहे 6 रैलियां कर लें, मतदान को कौन घुमाएगा? प्रचार प्रसार को कौन घुमाएगा? मतदाता को अपनी तरफ आकर्षित कौन करेगा? यहां की लोकल टीम करेगी। लोकल टीम अभी तक मतदाताओं के बीच में नहीं पहुंच पाई है। ये चिंता का विषय है बुद्धि राजा के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं, बुद्धि राजा के लिए। पर्टिकुलर मैं बुद्धि राजा का नाम ले रहा हूं। बुद्धि राजा के लिए यह चिंतनीय है, मननीय है, सोचनीय है। तीनों ही बातें हैं। यदि इस सप्ताह भी वो अपने चुनाव को रोक सके, टिका कर रख सके, तो चुनावी मैदान में वो टिक पाएंगे। अदरवाइज अब जनता का मूड जो है वो लोकल और बाहरी के, एक और फैक्टर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। बीजेपी ने इस बात को बारीकी से समझा। पिछले सप्ताह जब हम आपके चैनल के मंच पर बैठे हुए थे तो हमने यही बात रखी थी कि वो 2 धारी तलवार दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। मनोहर लाल खट्टर जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, और दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, प्रत्याशी कांग्रेस, दोनों एक समुदाय से आते हैं, पंजाबी समुदाय से। अब पंजाबी समुदाय के लिए यह विचारणीय है कि वो मनोहर लाल खट्टर की तरफ जा रहा है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा की तरफ जा रहा है। अगर वहां डिवाइडेशन हो जाता है तो वहां फिर एक एवरेज देखी जाएगी कि ज्यादा किस तरफ जा रहे हैं। अभी का आकलन जो है वो ये है कि मनोहर लाल खट्टर की तरफ पंजाबी समुदाय का मतदाता वो जो है उनका ध्यान ज्यादा है। इधर मराठा वीरेंद्र वर्मा, वो रोड समाज से आते हैं। बीजेपी ने क्या किया 2 दिन पहले? रोड समाज का ध्यान, क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर है करनाल में। अच्छा, का चेयरमैन बना। हाँ, बात को पकड़ो, चुनाव कहां जा रहा है? मतलब बीजेपी के समझ में ये आ गया है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने चुनाव को गति दे रहे हैं, तो उन्होंने रोड समाज में चेयरमैनी दे दी। रोड, देखिए चुनाव को समझिए, पंजाबी समुदाय अगर 2 तरफ डिवाइड होता है और अगर रोड समाज पूरा का पूरा 100% अपने मतदाता, अपने कैंडिडेट, अपनी बिरादरी के कैंडिडेट पर खरा उतर जाता है, तो उस चीज को रोकने के लिए बीजेपी ने पत्ता चल दिया है। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस क्या करेगी? उसके तो हाथ में नहीं है कुछ अभी। कांग्रेस क्या करेगी? अब वोट बैंक के हिसाब से राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज ये भी अंदर ही अंदर अब फैसला लेंगे कि उन्हें अपने मत का प्रयोग कहां करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले में जो कैंडिडेट आएगा, बहुत सारा मत जो बीजेपी के खिलाफ है वो उसको सपोर्ट करेगा। सुधीर भाई, जैसा कि संजय जी ने बताया, बीजेपी बहुत पत्ते खेलती है, बहुत चालें खेलती है। पहले उन्होंने बिल्कुल चुनाव से आने पहले, सुनो, हाँ जी, राजनीति में शाम दाम दंड भेद, रणनीति, प्लानिंग, ये सब जायज है, गेम का हिस्सा है भाई राजनीति। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जैसे चुनाव से आने पहले
मुख्यमंत्री बदला गया, ओबीसी समाज के वोट लेने के लिए कहीं ना कहीं वो चाल खेली गई। अब जैसे संजय जी ने बताया कि एचएसएससी का चेयरमैन भी रोड बिरादरी से बना देगा, कहीं ना कहीं मराठा जी के वोट बैंक में सेंध मारने के लिए किया गया होगा। जिस तरीके के ये हालात ऐसे बने हुए हैं, क्योंकि उनके समाज का आज तक कोई लोकसभा में पहुंचा नहीं, और उन लोगों को ज्यादा तकलीफ, चेयरमैन ने तो उनको पहले भी चौटाला सरकार में देवीलाल जी दे चुके हैं, अब उनके लिए महत्वपूर्ण है लोकसभा में पहुंचना। वो तो उत्तेजित हो ही गया है, मतलब वो और जातियों के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करने में उनके कार्यकर्ता लगे हुए, और इसका मुझे नहीं लगता कि कोई खास प्रभाव, हर इंसान समझदार है कि चुनाव चलते के बीच इस तरीके की नियुक्ति का मतलब है कि ये आपकी वोटों को लेना चाहते। और ऐसा ही अगर आज जैसे जिस तरीके से बताया जाता है, जाट, सरदार और मुसलमान, ये तीन कौम सीधे तौर पर मतलब परसेंटेज में ज्यादा बीजेपी से नाराज बताई जा रही हैं, तो ऐसे में क्या अब अगर ये चेयरमैन उनमें से किसी को दे देते या कुछ और बड़ा पद दे देते तो वोट थोड़ा ना मिलनी है। टारगेट हो गया अब चुनाव। मराठा वीरेंद्र वर्मा को एक चीज का और फायदा मिल रहा है, जो व्यक्ति बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते वो निश्चित तौर पे मराठा वीरेंद्र वर्मा की तरफ लोकल उम्मीदवार के तौर पर झुकते नजर आ रहे हैं। ये एक मुद्दा बनता जा रहा है। मैंने आपको कहा था पिछले विश्लेषण में कि इस तरीके का मुद्दा बनेगा, ये पंजाबी और नॉन पंजाबी का, जैसे जाट नॉन जाट की राजनीति होती है, ऐसे ही करनाल लोकसभा में पंजाबी और नॉन पंजाबी के बीच एक तरीके का कहीं ना कहीं शंखनाद उन्होंने कर दिया है लोकल प्रत्याशी के तौर पे मराठा वीरेंद्र वर्मा। दूसरी तरफ ऐसी वोट बैंक भी तो है जिसको आप नकार नहीं सकते, जिनको बीजेपी से भी चिढ़ है, जिनको कांग्रेस से भी नफरत है, वो अपना वोट ना बीजेपी को देना चाहते ना कांग्रेस को देना चाहते, उनके लिए ये मराठा वीरेंद्र वर्मा एक विकल्प उनको नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ इनेलो का समर्थन है। आप ये बताओ कि जब चुनाव लड़ा उन्होंने 3,04,000 वोट अरविंद शर्मा के आए थे और 2,38,000 वोट मराठा वीरेंद्र वर्मा के आए थे। हाँ, तो जब 2,28,000 और 3,04,000 अरविंद शर्मा के थे, वीरेंद्र मराठा के 2,28,000, हाँ 7% का अंतर था, और बीजेपी और इनेलो का अलायंस था। एक्चुअली क्या है कि लोग मराठा वीरेंद्र वर्मा को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अब की बार जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार जोर शोर दिखा रहे हैं हर तरीके से, तो उनका चुनाव का रंग जो है अब बराबर का चढ़ने लग गया है। सुधीर भाई, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी आज से करीब 1 महीना पहले कि मनोहर लाल खट्टर जी के करनाल लोकसभा चुनाव की हार के मायने क्या है, कि अगर मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीत जाते हैं तो उनको एक मंत्री पद ऑफर किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सफल राजनीति दिखाई है 10 साल के अंदर। अगर वो हार जाते हैं तो क्या उनकी राजनीतिक पारी खत्म हो सकती है? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हैं, उम्र के हिसाब से संगठन की राजनीति भी बहुत बड़ी होती है, हो सकता है वो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स का विधानसभा में हिस्सा बने ना बने, लेकिन इतनी जल्दी रिटायर तो वो खैर नहीं होंगे। ये तो अभी तो ठीक ठाक वो मतलब। संजय जी, आपका इस बारे में क्या सोचना है? हार जीत से देखिए इतने बड़े नेता की राजनीति खत्म होना नहीं, ऐसा तो दिमाग में हमारे नहीं आता भी। नहीं, इस बात का मैं सोच रहा हूँ, कहीं इसका 2 बार का मुख्यमंत्री रहते हुए अगर आप लोकसभा का चुनाव हार जाते हो, कहीं ना कहीं वोटरों के मन में एक नेगेटिविटी जरूर जाएगी। नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो 8 दिन में क्या होगा, नहीं ये हम वो कर रहे हैं बस। अभी 8 दिन में क्या होगा, अभी तो मनोहर लाल खट्टर सेफ जोन में हैं, आपके अकॉर्डिंग? हाँ, अपनी जगह वो बनाए हुए हैं, पर जो मराठा वीरेंद्र वर्मा की वीकनेस चल रही थी, जो उनका प्रचार प्रसार दिखाई नहीं दे रहा था, अब वो दिखने लगा है। बस चुनाव में क्या होता है, चुनाव में गेम प्लान, ग्राउंड के बीच में टीम खड़ी है, वो टीम कैसे कार्य कर रही है। बैट पे बॉल आई, आपने लूज शॉट खेल दिया, कैच उछल गई, लेकिन वो खिलाड़ी से लपकी नहीं गई, तो वो लूज बॉल खेलने का कोई मतलब रहा नहीं। अब वो गेंद भी बढ़िया थी, बल्लेबाज ने उस गेंद को खेलने में चूक कर दी और वो कैच लपक ली गई, वो बड़ा मायने करता है। कांग्रेस के साथ यही हो रहा है। दिव्यांशु बुद्धि राजा जी युवा हैं, नो डाउट, पढ़े लिखे हैं, नो डाउट, भरपूर मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, पर उन्हें जो टीम मिलनी चाहिए थी वो टीम नहीं मिली, पेपर वर्क उनका तैयार नहीं था, फील्ड उनकी अच्छे से नहीं लग पाई,
चुनाव लगातार धीरे 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 वो गेन नहीं कर पाए, चुनाव लूज होता चला गया। संभलने के लिए उनके पास चंद दिन बचे हैं। इस बीच में वीरेंद्र मराठा वर्मा जी चुनाव को कैसे संभाल गए? उनके पास टीम थी, उनके दिलो दिमाग में पहले से मैप तैयार था। उन्हें ये पता था कि पिछले 5-6 चुनाव जो वो लड़े हैं, वीकनेस कहाँ कहाँ पे रही, नाका कौन कौन सा बंद करना है, क्योंकि सामने हैवी वेट कैंडिडेट हैं, बीजेपी की पूरी टीम है। और 5-6 जितने भी वो चुनाव लड़े, उनमें लगातार हार के बाद, आप हो चाहे मैं हूँ, आदमी हार के बाद कुछ ना कुछ सबक तो जरूर लेता है। और वो सबक मुझे तो दिखाई दे रहे हैं कि इस गांव से यदि वो वीक रहे तो क्यों रहे, इस गांव को कौन संभालेगा, यहाँ नाका कौन लगाएगा, यहाँ से वोट कौन दिलवाएगा, यहाँ के लोग नाराज क्यों थे, मुझे वोट क्यों नहीं दिया, वो उन्होंने ना तो मीडिया के सामने कुछ भी लीक होने दिया, ना जनता के बीच में कुछ भी लीक होने दिया। वो अपने हिसाब से चलते रहे। कहाँ उनके बेटे की ज़रूरत है, उन्होंने अपने बेटे को आगे रखा। कहाँ उनकी पत्नी की ज़रूरत है, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आगे रखा। कहाँ उनके टीम के सक्रिय मेंबर की ज़रूरत है, उसको आगे रखा। और अब इस 7 दिन में चुनाव जो पलटा है, और उसका बिल्कुल बीजेपी ने उस चुनाव को देखा, उस चुनाव को पकड़ा और झट से उस समाज को चेयरमैन ने दे दी। इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता कि मराठा वीरेंद्र वर्मा का चुनाव गेन कर रहा है। कहीं ना कहीं जो मेरे साथ 2 विश्लेषक बैठे हैं, एक कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर येलो अलर्ट में है, उनको संभल जाना चाहिए, और एक कह रहे हैं कि अभी भी सिर्फ एक छोटी सी चाल चलने के कारण मनोहर लाल खट्टर अभी सेफ जोन में है। अभी देखने वाली बात ये रहेगी कि सेफ जोन में, चाल चलने के बाद सेफ जोन में कैसे हो सकते हैं? संजय जी ने बताया ना, नहीं, चाल, उसका फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी को पत्रकार महोदय अत्री जी, बीजेपी की टीम ने, मनोहर लाल खट्टर के रणनीतिकारों ने, मनोहर लाल खट्टर के सलाहकारों ने ग्राउंड लेवल पे हो रही चीज़ों को पकड़ा सकारात्मक तरीके से, और समय जाया करे बिना जो उन्हें पत्ता खेलना चाहिए था, उन्होंने वो खेला। कांग्रेस अभी तक कोई करिश्मा करनाल लोकसभा में नहीं दिखा पाई है, ये कड़वी सच्चाई है। और ये भी बात है, जिस तरीके से कहा जाता है कि हुड्डा फैक्टर आप बताइए, इंद्री में हुड्डा फैक्टर है कहीं? नीलोखेड़ी में हुड्डा फैक्टर है, असंध में हुड्डा फैक्टर है, घरौंडा में हुड्डा फैक्टर है, करनाल शहर में हुड्डा फैक्टर है, पानीपत ग्रामीण में हुड्डा फैक्टर है। फैक्टर नहीं है, फैक्टर होता तो फिर वो पिछली 2 बार कांग्रेस हारती नहीं हरियाणा में। फैक्टर है एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर तो ये पिछले चुनाव में तो चला ही नहीं। पिछले चुनाव में तो मोदी लहर चल पड़ी थी, तो अब की बार तो किसी कांग्रेस भी इतना जोर नहीं लगा रही थी। अब की बार फैक्टर बस ये है, बीजेपी और एंटी बीजेपी। एंटी बीजेपी को मतलब है कौन सा उम्मीदवार बीजेपी को हरा सकता है, किसके पास वोट बैंक है, ठीक है। और एंटी बीजेपी वोटरों को कोई मतलब नहीं है कांग्रेस से, कोई मतलब नहीं है किसी और पार्टी से, उनको मतलब है जो बीजेपी को हराएगा वोट उस पे जाएगा। और अब जिस तरीके से इनका दोनों का, कांग्रेस का और एनसीपी नेलो का प्रचार धीमा चल रहा था, रफ्तार की शुरुआत कर दी है और धड़ाधड़ मतलब सब अपने हर तरीके से कोशिश अब शुरू कर देंगे। लेकिन संभालने की आवश्यकता किसको है, कौन संभाल सकता है, कौन नहीं संभाल सकता, इस बात पे भी बहुत कुछ। अब हम अभी अपने विश्लेषण के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। मैं ये आने वाले 4 दिनों की बात करूंगा। अब आने वाले 4 दिनों में किसका चुनाव उठ सकता है? जिसके पास चुनाव उठाने की योजनाएं हों, जिसके पास उसका खुद का सामाजिक तंत्र मजबूत हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित कर सके, कन्विंस कर सके। आप संजय जी? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी का तो जो चुनाव उठना था वो उठा हुआ है, उसका जो वोट बैंक है वो उसके साथ है। अब मनोहर लाल खट्टर के वोट बैंक में सेंध तो लग सकती है, इससे ज़्यादा चुनाव उठ नहीं सकता। अब देखना यह है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा सेंध ज़्यादा लगाते हैं या दिव्यांशु बुद्धि राजा। जादू की छड़ी बड़ी किसके पास? मराठा वीरेंद्र वर्मा के पास है या दिव्यांशु बुद्धि राजा के पास है। मुझे जो अभी तक लगा कि चुनाव का बड़ा अनुभव ना होना
दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए लगातार परेशानी बना हुआ है। बहुत सारे सलाहकार प्रत्येक विधानसभा पर 9 की 9 विधानसभा पर मेरे सूत्र बता रहे हैं कि सुबह से शाम तक, शाम से देर रात तक उन्हें अलग अलग प्रकार की सलाह दे रहे हैं, लेकिन किसकी सलाह बढ़िया है, किसकी सलाह अच्छी है, किसकी सलाह बेटर है, वो समझ नहीं पा रहे कि मैं किसकी सलाह पे बेहतर काम कर सकूं। कंफ्यूज, ज़्यादा सलाह आना भी ना किसी व्यक्ति को कंफ्यूज कर देता है। यही सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि मनोहर लाल खट्टर के स्थायी वोट बैंक में अब सेंध कौन लगाएगा, अगले 2-3 दिन में लगभग स्थिति क्लियर हो जाएगी। देगा वही फाइट में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के बाद 4 दिन बाद हम दोबारा मिलेंगे, तब फिर आपके सामने हम विश्लेषण रखेंगे कि और आने वाले 4 दिनों में क्या हो सकता है और जो गए हैं 4 दिन पीछे वाले उनमें क्या हो गया। तो आप लगातार हरियाणा खबर 18 की टीम के साथ जुड़े रहिए और सुधीर भाई और संजय जी के साथ हम ऐसे ही वार्तालाप करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।